साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूल्यों से नमो बुद्धाय। जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, जय भीम। मैं एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आज का मुद्दा है, क्या भारत की न्यायपालिका सच में न्यायपालिका है? यानी लोकतंत्र का जो तीनों स्तंभों में से एक स्तंभ जुडिशरी है, क्या ये वाकई लोगों के साथ न्याय करती है? आइए इस पे एक नजर डालते हैं। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं अल्टीमेट रेवोल्यूशन चैनल, और एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ऑल का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर भी करते हैं और दिशा निर्देशित भी करते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आते हैं मुद्दे पे वापस। क्या भारत का न्यायालय सच में न्यायालय है? जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इससे पहले भारत ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। लगभग 200 साल तक ब्रिटिशर्स का यहाँ रूल रहा। उससे पहले मुगल एरा रहा और उसके पीछे राजाओं का राज रहा। मुगल एरा भी राजाओं का ही राज था और मुगलों के राज के अंतर्गत भी छोटे मोटे राजे भारत में छोटी छोटी रियासतों के मालिक हुआ करते थे। ज़्यादातर मुगलों के ही अंडर आया करते थे। तो भारत में एक सिस्टम पहले से चलता है जिसे मोनार्की कहा जाता है, यानी राजतंत्र कहा जाता है, जिसमें एक राजा होता है, उसके मंत्री होते हैं और वो व्यवस्था को चलाते हैं। इतिहास में पीछे बुद्ध एरा हुआ है। बुद्ध एरा में भी राजा हुआ करते थे और तब भी न्याय की बात हुआ करती थी। और बुद्ध काल ही भारत का सबसे स्वर्णिम काल रहा है, गोल्डन एरा रहा है। और बड़े बड़े न्यायप्रिय राजा हुए हैं जिनके बारे में अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं, जैसे कि देवानाप्रिय अशोक हम जिक्र करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, नंद वंश का हम जिक्र करते हैं, और इस तरह से काफ़ी सारे बुद्धिस्ट राजा हैं। भारत में चौथी संगीति बुद्ध की जो है वो कनिष्क ने करवाई, तो कनिष्क का भी बड़ा जिक्र आता है। मिलिंद या मिनांड्रेक राजा हुए हैं जो ग्रीक हुआ करते थे, यहाँ आके सेटल हो गए थे और बाद में बुद्धिस्ट कन्वर्ट हुए। तो एक बड़ा लंबा इतिहास है भारत में तंत्र की, व्यवस्था की, जिसमें न्याय एक मुख्य बिंदु रहा है, एक मुख्य विंग रहा है शासन प्रशासन का। और उसके बाद जनता के साथ कोई भेदभाव ना हो या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस पर काफ़ी लंबी चर्चा रही और बुद्धिस्ट राजाओं ने अक्सर बाय एंड लार्ज न्याय दिया है। लेकिन आगे चलकर अगर हम मुगलों के शासन को देखें तो मुगलों के शासन में भी लॉ ऑफ इक्विटी डेवलप हुआ, और इंसाफ की बात अगर देखें तो इस्लाम में भी है, कुरान में भी है, और बराबरी या मसावत की बात भी कुरान में है। तो उसमें भी भारत को एक नई दिशा और एक नई सोच के साथ नया तंत्र दिया। काफ़ी लंबे अरसे तक मुगलों का राज रहा और बहादुर शाह जफर के बाद तकरीबन सारे मुगल राज का अंत हो गया और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश कॉलोनी भारत को बनाकर यहाँ पे चलाने लगी। जैसा कि हम जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और फिर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल हो गया और भारत उपनिवेश बन गया ब्रिटेन का। तो ब्रिटिशर्स का राज यहाँ पे हो चुका। ब्रिटिशर्स ने हमें एक व्यवस्था दी जब हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले ही। जैसा कि हम जानते हैं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड ब्रिटिशर्स की देन है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ब्रिटिशर्स की देन है, सिविल प्रोसीजर कोड ब्रिटिशर्स की देन है। और जो जुडिशियल सिस्टम आज हमारे यहाँ चलता है वो तकरीबन ब्रिटेन के ही सिस्टम के हिसाब से यहाँ आया है और वही चल रहा है। लोकतंत्र के 4 अंग होते हैं, जिनमें 3 गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और एक आउट ऑफ गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट के अंडर मतलब गवर्नमेंट के पार्ट हैं या गवर्निंग के पार्ट हैं, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये विद इन फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट आएगा। और इसके बाहर की हम बात करें तो मीडिया, जो लोगों की आवाज़ उठाता है और सब तक पहुंचाता है। तो साथियों, जब से भारत तथाकथित आज़ाद हुआ 1947 ऑनवर्ड्स, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को सत्ता हस्तांतरण जब किया तो कास्ट हिंदूज की डोमिनेंस तभी से बढ़ गई और जवाहरलाल नेहरू ने तकरीबन एमपी जो है तथाकथित ऊंची जाति के बनाए, कास्ट हिंदूज बनाए। तो अभी 2026 तक उनका
वो जो कब्जा है शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और देश के साधनों संसाधनों पर जो उनका एकाधिकार है वो अभी तक कायम है। तो इस संदर्भ में जब हम एक विंग की बात करें, क्योंकि अभी हम एग्जीक्यूटिव की बात नहीं करेंगे, अभी हम लेजिस्लेचर की भी बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ जुडिशरी की बात करेंगे। तो जुडिशरी पे जब हम फोकस करते हैं तो पिछले इन करीब करीब 76 साल के एरा में हम ये देखते हैं कि एक जाति विशेष के ही तकरीबन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने हैं, और उनकी ही छत्र छाया में ट्रायल कोर्ट जो जुडिशरी है उसमें भी उनका ठीक ठाक कब्जा या गलबा रहा है। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें यह कहा था कि उस पर्टिकुलर वर्ग के जजेस नहीं बनने चाहिए क्योंकि उनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता, जुडिशियस कैरेक्टर नहीं होता। मगर चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चली गई तो सारी की सारी व्यवस्था उनके कब्जे में आ गई, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो सत्ता के माध्यम से उन्होंने पूरी व्यवस्था पे जब कब्जा कर लिया तो ऑब्वियसली फॉर ऑल द रीजंस जुडिशरी पे भी उनका कब्जा हो गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 99% मीडिया भी उनके कब्जे में है, मगर ये बड़े कम लोग जानते हैं कि जुडिशरी में भी तकरीबन 80 से 85% अभी भी कब्जा उसी एक वर्ग का है। अब चलिए, कब्जा उस वर्ग का है वो एक अलग बात रही, बात ये चली थी कि क्या न्यायालय सच में न्यायालय है, क्या वो न्याय करते हैं। मुझे भी करीब 35-37 साल से ऊपर हो गया कोर्ट में, और जुडिशियल सिस्टम का एक हिस्सा एज एडवोकेट में रहा हूं। मेरा एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल नेगेटिव है, बहुत डिफरेंट है। जहां तक मेरा मानना है, आम आदमी को, कॉमन मैन डज नॉट गेट एनी जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट्स। जस्टिस या तो पैसे वाले लोगों को मिलता है, या पावर इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिलता है, या फिर जुडिशियल इन्फ्लुएंस कर सकने की पोजीशन में जो लोग हैं उनको मिलता है, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं। अब तो ये देखने में आ रहा है कि जुडिशरी तकरीबन उनके ही फेवर में फैसले देती है। अब वो कैसे मैनेज करते हैं, ये एक डीप स्टेट का हिस्सा है, आपको इसको स्टडी करना पड़ेगा। क्योंकि एक तो माफिया होता है, माफिया जब एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ मिला लेता है तो नेक्सस बन जाता है, और जब नेक्सस पॉलिटिकल पावर के साथ मिल जाता है और पूरे सिस्टम को कैप्चर कर लेता है तो उसे डीप स्टेट कहते हैं। तो अब जुडिशरी भी उस डीप स्टेट का हिस्सा बन चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस टाइकून्स जो अल्ट्रा रिच भारत के हैं, शायद ही जुडिशरी, और खास करके हायर जुडिशरी में हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करूं, शायद ही कभी उनके अगेंस्ट कोई फैसला देते हो। 1990 ऑनवर्ड्स में तकरीबन आर्टिकल्स भी पढ़ रहा हूं और नजर भी रखी है मैंने जुडिशरी पे, तो मैंने देखा है कि ये जो बिजनेस टाइकून्स और अल्ट्रा रिच पीपल, इनके अगेंस्ट जुडिशरी रेयरली कहीं कोई फैसला देती है। कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहीं डीप स्टेट के अगेंस्ट हो जाने की वजह से दे दे तो अलग बात है, वरना नहीं देते। अभी हाल ही में राजस्थान के एक जस्टिस हाई कोर्ट के, उन्होंने एक बिजनेस टाइकून के अगेंस्ट एक छोटा सा फैसला दिया, आपको जानकर हैरानी होगी। दूसरे ही दिन वो फैसला डीबी में जाके रोक दिया गया और उन जस्टिस की भी ट्रांसफर हो गई किसी दूसरी हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार एक ऐसे ही बिजनेस टाइकून के अगेंस्ट फैसला आया था, मगर नीचे पहुंचने तक फैसला ही बदल चुका था, और बाद में काफी अरसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नोटिस में ये बात आई कि वो फैसला बदला दिया जा चुका है, बदल गया है, और अल्टीमेटली उसमें भी कोई खास एक्शन नहीं हुआ। तो डीप स्टेट इतनी ज्यादा पेनिट्रेट कर चुकी है इंडियन जुडिशरी में। इंडियन जुडिशरी की एक चीज और मैंने बड़ी क्लोजली वॉच की है, कास्ट प्रिजुडिस है, बहुत जबरदस्त कास्ट प्रिजुडिस है। बिकॉज कास्ट हिंदूज आर मोस्टली जजेस इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, तकरीबन उनका कब्जा है, उनका गलबा है, तो इसका वो पूरा फायदा उठाते हैं। अगर आप इसको दूसरी तरह से समझना चाहें तो मैं एक दो उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो पूरी इंडिया में उसके अगेंस्ट कास्ट हिंदूज ने रिट पिटीशंस फाइल कर दी। आपको याद होगा 1990 में ये हुआ था। अल्टीमेटली वो सारी पिटीशंस क्लब हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास मंगवा ली, और इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से वो केस चला। 9 जजों की बेंच बनी थी। अल्टीमेटली 6 जजों ने फेवर में फैसला दिया था,
जो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन लागू किया था, और 3 जजों ने अगेंस्ट में फैसला दिया था। अगर आप उस फैसले को डीपली एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिली थी वो मिलकर भी नहीं मिली, क्योंकि उसमें एक क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, जिसका इंपैक्ट ये हुआ था कि जो ओबीसी इस काबिल थे कि रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते, उनको मिलना बंद हो गई थी। सिर्फ 1 लाख उसका क्रीमी लेयर लिमिट थी उस जमाने में, अब वो 8 लाख हो चुकी है। तो जो काबिल नहीं थे उनको सर्टिफिकेट मिल सकते थे। अब जो काबिल ही नहीं है उसको सर्टिफिकेट मिल भी जाएगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जिसको बेनिफिट मिल सकता था उसको आपने क्रीमी लेयर लगा के रोक दिया। इसके अलावा और भी कुछ उसमें ऐसी चीजें ऐड अप कर दी गई थी जजमेंट में, जिसकी वजह से मंडल कमीशन का बेनिफिट ग्रास रूट लेवल तक नहीं जा पा रहा था। और आज भी देख लीजिए 27% मिलने के बाद भी 27% कभी कोटा पूरा हुआ ही नहीं, और उसको रोकने के हर संभव प्रयास किए जाते रहे हैं। इसके अलावा वो जो सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का, उसको बनाने में हर्डल्स डाली जाती हैं। जैसे मैं जेएंडके में रहता हूं, आज तक ओबीसी के सर्टिफिकेट के बनने में वो हर्डल्स क्लियर नहीं हुई है। कहीं ये कहा गया कि ये कास्ट अर्बन में मानी नहीं जाएगी, रूरल में मानी जाएगी। कहीं ये कहा गया कि ये कास्ट अपना प्रोफेशन करेगी तब मिलेगा, कहीं नहीं, प्रोफेशन नहीं करेगी तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उसके अलावा अभी कास्ट हिंदूज जो हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको भी ओबीसी में घुसेड़ दिया गया। अब तो ओबीसी को इसका कोई बेनिफिट ना तो जेएंडके यूटी में मिलेगा ना सेंटर में मिलेगा। इसी तरह ST1 के पैरेलल कास्ट हिंदूज का ST2 बना दिया गया है, और उसके बाद ST2 को भी अब बेनिफिट मिलना जेएंडके में और बाहर बंद हो जाएगा। और ये सारा कुछ किया है रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा, जो कि RSS के एक हार्डकोर वर्कर हैं, जिन्होंने पैंट के नीचे तो खाकी निक्कर पहनी हुई है, ऊपर भी पहनी हुई है। वो चेयरमैन है परमानेंट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के जेएंडके में। तो RSS के इशारे पे और उनके भेजे हुए मटेरियल को इंप्लीमेंट करते हुए जेएंडके में रिजर्वेशन की ये हालत हो गई। और कमोबेश यही हालत पूरे भारत में ओबीसी SC ST की है। तो इससे कास्ट प्रेजुडिस जो है हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद जितनी बार भी ओबीसी की रिजर्वेशन के लेके रिट्स फाइल हुई हैं, उन रिट्स के रिजल्ट्स अगर आप देखें तो कोई ना कोई बहाना लगा कर उन पे स्टे लगा दिया जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है आपके आंकड़े अवेलेबल नहीं है, कहाँ है आपके आंकड़े। और जब कास्ट बेस्ड सेंसस की बात आती है तो आपको पता ही है, फिर कोई भी सेंटर की गवर्नमेंट इसको करवाना नहीं चाहती, ताकि सबको अपना हक तरीके से ना मिल सके। दूसरी तरफ जब EWS आता है तो रातों रात लागू हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे भी नहीं करती, और 15 दिन में पूरे भारत में इंप्लीमेंट हो जाता है। और अल्टीमेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के बावजूद, इलीगल होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट उसके फेवर में फैसला भी देती है। राम मंदिर का फैसला ले लीजिए, लॉजिकल फैसला है ही नहीं, कहीं नहीं साबित हुआ कि वहां पे राम मंदिर कभी था। इसके बावजूद जो फैसला आया वो आप रिलीजन प्रेजुडिस कह सकते हैं। इसके अलावा नंबर ऑफ डिसीजंस, आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव करप्शन केस और नरसिम्हा राव करप्शन केस। लालू प्रसाद यादव करप्शन केस को हाईकोर्ट डे टू डे मॉनिटर करती थी, जबकि नरसिम्हा राव के केस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो कास्ट प्रेजुडिस, रिलीजन प्रेजुडिस आपको भरकर जुडिशरी में मिलेगा। फिर रेड टैपिज्म, नेपोटिज्म, हर तरह की फेवरेटिज्म, सब कुछ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोर देन 60 to 70% जजेस विद इन 350 फैमिली से ही आते हैं, रिलेटेड टू ईच अदर, अपने भाई भतीजावाद उसमें चलता है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई रिटर्न टेस्ट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं है। सीनियर डेजिग्नेशन के लिए भी सेम प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है, अपने परिवार के सदस्यों को ही सीनियर डेजिग्नेट कर लिया जाता है, फिर उनको ही एलिवेट किया जाता है। तो ये जुडिशरी एक क्लोज नेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है। पूरे भारत में आम जन लाइन लगा के खड़ा है। 30-30 साल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, नंबर तक नहीं आता। जिस दिन केस लगा उस दिन भी नंबर नहीं आता, किसी को जस्टिस नहीं मिलता। और कई पीढ़ियां लगातार ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस, कई राउंड ऑफ लिटिगेशन चलते हैं, मगर न्याय आम जनता को नहीं मिलता है। जबकि इन्फ्लुएंशियल का केस दायर होने के कुछ दिनों में ही अव्वल तो पहली हियरिंग, नहीं तो विद इन मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ मजे से फैसला आ जाता है, मैनेज हो जाता है। इन्फ्लुएंशियल लायर कर लेते हैं, इन्फ्लुएंशियल जुडिशरी को कर लिया जाता है, तो फैसला आता है। तो मेरा निष्कर्ष यह है कि भारत में न्यायालय नहीं है। इसको अगर हम ब्राह्मणालय कहें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें समावेशी, सबकी इंक्लूजन नहीं है।
होना ये चाहिए कि भारत में जितने भी ग्रुप हैं, सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के और जितने भी धर्म हैं, सबकी रिप्रेजेंटेशन इसमें होनी चाहिए थी जुडिशरी में, और सबको अनबायस तरीके से जस्टिस मिलना चाहिए था। क्योंकि गलबा है, कब्जा है पर्टिकुलर कास्ट का इसमें, लिहाजा उस कास्ट का एक नोटिफिकेशन 1919 में आया था, मैंने आपको बता दिया, और वही रिजल्ट आज भी है। जुडिशियस करेक्टर यानी न्यायिक चरित्र नहीं मिलता है तो इंसाफ भी नहीं मिलता है। उम्मीद है लोग आवाज उठाएंगे और एक कमिटेड जुडिशरी आने वाले टाइम में भारत में मिलेगी, वरना बाबा साहब ने कहा था अगर डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो सम काइंड ऑफ कम्युनिज्म वुड टेक ओवर एंड द रिजल्ट वुड बी ऑल टुगेदर डिफरेंट। शायद भारत उस ओर बढ़ रहा है, नेपाल ने वो कर दिखाया, भारत भी करेगा अगर न्यायालय न्याय नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत, जय मूल्य, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान, जय जोहार साथियों। जय भीम, जय भीम साथियों।